हमारे खास शो डॉक्टर शो में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि कुछ लोगों को किसी काम या आदत की धुन इस कदर सवार होती है कि वह सनक बन जाती है और बीमारी का रूप ले लेती है। इससे उनकी लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी से पीड़ित होते हैं। दिक्कत यह होती है कि ज्यादातर लोग यह मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें ऐसी कोई समस्या है। हालांकि अगर वे वास्तविकता को स्वीकार कर लें तो इलाज काफी आसान हो जाता है। क्या है ओसीडी? यह एक चिंता करने वाली बीमारी है जिसमें पीड़ित शख्स किसी बात की जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगता है। एक ही जैसे अनचाहे ख्याल उसे बार बार आते हैं और एक ही काम को बार बार दोहराना चाहता है। ऐसे लोगों को सनक वाले ख्याल आते हैं और अपने बिहेवियर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे मरीज ना खुद को रोक पाते हैं ना ही बेफिक्र जी पाते हैं। जैसे कोई सुई पुराने रिकॉर्ड पर अटक जाती हो, वैसे ही ओसीडी से दिमाग किसी एक ख्याल या काम पर अटक जाता है। मसलन यह कंफर्म करने के लिए कि गैस बंद है या नहीं। आप 20 बार स्टोव की नॉब चेक करते हैं, तब तक हाथ धोते रहते हैं जब तक कि वह छिल ना जाए, या आप तब तक गाड़ी भगाते रहते हैं जब तक कि आपको यह संतुष्टि ना हो जाए कि जिस शख्स ने पीछे से हॉर्न दिया था वह पीछे तो नहीं है। और अब क्या है ओसीडी और ओसीडी के क्या लक्षण होते हैं? इस तमाम चीजों को, इस तमाम बीमारी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ गए, जिनसे आज हम जानेंगे कि ओसीडी क्या है और किस तरीके से हम ओसीडी से खुद को बचा सकते हैं। नरेश जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, ओसीडी क्या है? देखिए, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज, ये एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट्स की रिपीटेटिव थॉट्स होती हैं। उससे उनका वो जो रिपीटेड थॉट्स हैं वो एक्सेसिव भी होती हैं और बेतुकी भी होती हैं, और उसी से उनका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। क्या मतलब इस बात का कि मेरे दिमाग में बार बार आएगा कि मैंने ताला बंद किया कि नहीं किया। मैं ताले को सुबह चेक करता हूँ, मुझे लगेगा मेरे हाथों में जर्म्स हैं, मैं हाथों में जख्म हो जाएंगे, लेकिन मैं हाथों को दिन भर धोता ही रहूंगा। आपको याद होगा कोरोना जब आया था तो हजारों करोड़ों लोग ओसीडी के पेशेंट बन गए थे। वो हाथ ही धोते रहते थे, उनके हाथों को जख्म होना शुरू हो गए थे, वो बंद नहीं हुआ था। सिमिलर थॉट कि मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे दिमाग में कोई किसी से कोई लड़ाई है या सोच है, वो बार बार आती रहेगी। तो इसको क्या कहेंगे हम? एक्सेसिव थॉट्स विच लीड टू रिपीटेटिव बिहेवियर। हम वही काम बार बार करते रहेंगे। नॉर्मली तो हम ताला 2 बार चेक करते ही करते हैं, लेकिन ताला अगर मैं 10 बार चेक करूं, 50 बार चेक करूं, सुबह चेक करूं, तो ये एक पैथोलॉजिकल यानी कि क्लिनिकल कंडीशन बन जाती है जो मेरे शरीर को, मेरे पूरे जीवन को, मेरे परिवार को पूरी तरह अफेक्ट करेगी। ये एक ऐसी चीज है जिसका कि इलाज है, दवाओं का इलाज भी है और दूसरे बिहेवियरल थेरेपीज भी हैं, लेकिन इलाज जरूर करना पड़ेगा। इसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, शायद पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। अर्लीस्ट यह है कि पेशेंट खुद या पेशेंट के परिवार के लोग आके उसको एक फिजिशियन के पास या एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे। वो इसको डायग्नोज करेगा, हाँ यही बीमारी है जी। उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो पेशेंट पूरी तरह से, हम ये तो नहीं कहेंगे पूरी तरह से, वो एक हद तक वो मैनेज हो जाएगा, जिससे उसका जो समाज में वो एक यूजलेस अंग बन जाता है कि यही काम करता रहता है, ना पढ़ाई पे ध्यान देता है, ना अपने काम धंधे पे ध्यान देता है, ना रिलेशन पे ध्यान देता है। तो उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जी नरेश जी, देखिए, एक नॉर्मल जो बिल्कुल ठीक चल रहा है और बिल्कुल ठीक है और ऑल ऑफ सडन इस तरीके से हरकतें करने लगता है, उसके नेचर में चेंजेस होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हम ओसीडी के शिकार हो गए हैं? और ऐसा क्यों होता है कि ऑल ऑफ सडन एक अच्छा खासा इंसान जो एक अपनी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा है और उसको ओसीडी हो गया? क्या कोई दिमागी बीमारी है ये? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आम इंसान में हम एक सोसाइटी, वी आर गवर्न बाय सोसाइटी कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। तो उसको देखते हुए अगर कोई ऐसा बिहेवियर होता है, वो थोड़ा बेतुका हो जाता है और रिपीटेटिव हो जाता है, तो यूजुअली ओसीडी का पेशेंट खुद नहीं आता है। ओसीडी के पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं वो उसको लेके आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये ना ये ऐसे करता है, क्या मतलब है इस बात का?
तो डॉक्टर उसकी हिस्ट्री लेता है। वो ये नहीं कि ओसीडी का पेशेंट अनइंटेलिजेंट होता है, वो काफी इंटेलिजेंट होता है। वो कहेगा जी मैं ऐसे करता हूँ, मेरे बस में ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो उसको, और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ड्रग्स के द्वारा और बिहेवियरल थेरेपी के बकायदा इसका इलाज होता है। वन कैन नॉट विश इट अवे। ये नहीं कि मैंने कहा भाई तो अपने हाथ मत धो, वो हाथ धोना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होगा। उसके दिमाग में ऐसे केमिकल की कमियां हो जाती हैं, केमिकल का लोचल, जो हमारे शरीर में साइको एक्टिव, दिमाग में साइको एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उसकी थ्योरी है। वो 5-HT भी है, सेरोटोनिन भी है, ऐसे कई साइको एक्टिव सब्सटेंस हैं। ये आता है कि दिमाग में ये साइको एक्टिव सब्सटेंसेस कुछ कम हो जाते हैं, और उसी हिसाब से टैबलेट्स दी जाती हैं जो बाकायदा असर भी करती हैं और मरीज ठीक भी होते हैं। जी नरेश जी, स्टार्टिंग स्टेज क्या है, कैसे पहचाने? जैसे कि आपने बोला है कि एक पर्सन है वो बार बार हाथ धोता है, लेकिन एक चीज ये भी है कि एक नॉर्मल पर्सन है कि वो नॉर्मली हाथ धो रहा है, तो मैं कैसे पहचान करूं कि सामने वाले को ओसीडी हो गया या मैं खुद ओसीडी की शिकार हूं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये जो समाज है कुछ नियमों से गवर्न्ड है, उसके नॉर्म्स हैं। अब ये ऐसा होता है, ये ऐसा होना चाहिए। तो आप, जैसे कि मैंने आपको सीधा एग्जांपल दिया, मेरे पिता ने मुझे कहा भाई नरेश अपना ताला चेक कर लीजिए, तो मैंने एक बार जाकर देख लिया, ताला चेक कर लिया है। तो लेकिन मैं उसके पीछे ही पड़ गया, हर 10 मिनट बाद चेक कर रहा हूँ, हर 10 मिनट बाद चेक कर रहा हूँ, हर 10 मिनट चेक कर रहा हूँ, हर 10 मिनट चेक कर रहा हूँ। तो जो ये रिपीटेटिव बिहेवियर है, जो कि किसी सामाजिक नॉर्म में फिट नहीं होता है, उसी को हम ओसीडी कहते हैं। कि एक ही सोच बार बार आती है। जैसे कि मैंने आप कहा, एक आदमी खाना खाना बंद कर देगा कि मेरे हाथ में कीटाणु है जी, मैं कैसे खाना खाऊं। तो आप, ये एक पैथोलॉजिकल थॉट हो गई। पैथोलॉजी का मतलब कि एक गलत सोच हो गई। वो खाना खाना बंद कर दिया कि मेरे हाथ में तो कीटाणु है जी, जर्म्स हैं। ये सब तो वन ऑफ द कॉमनेस्ट है कि जर्म्स है मेरे हाथों में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोरोना के दौरान हजारों लाखों लोगों की स्ट्रेस बहुत ज्यादा थी, हजारों लाखों लोगों के, आपको याद हो कि हम वो लोशन यूज करते थे इसके लिए, हाथ साफ करने के लिए। मैंने लोगों को खुलेआम हाथों में जख्म होते हुए देखा है, लेकिन उनके हाथ साफ नहीं होते थे। तो ये जो बिहेवियर है, जो कि समाज को नॉर्म से कहीं बियॉन्ड चला जाता है, जो परिवार के, फैमिली के जो एक रीजनेबल थॉट्स हैं, जो रीजनेबल थॉट से अलग चला जाता है, उसी को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज कहते हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल ये था कि ऐसा तो नहीं है कि हम एक नॉर्मल पर्सन है और ऑल ऑफ सडन हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो गया, लाइक कि कोई डिप्रेशन का शिकार हुआ है, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ने से भी हम ओसीडी के शिकार हो सकते हैं, किसी एक ही चीज को बार बार सोचने से? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, यूजुअली जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ न्यूरो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, वो दिमाग में कम होना भी एक कारण है, ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये भी है कि पेशेंट के साथ कोई ट्रॉमेटिक घटना घटी है, उसने किसी को मरते हुए देख लिया, या उसका कोई बहुत डियर वन है वो एकदम चला गया, तो वो उसको एक सदमा सा लगा। उससे एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, और ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज भी हो सकती है। समटाइम्स क्या होता है कि ये चीजें ओवरलैप करती हैं। पेशेंट भी अच्छा खासा हंसता खेलता था, पढ़ाई करता था, ध्यान देता था, ऑल एट वंस उसका पढ़ाई से वो विड्रॉन हो गया, घर में बैठा रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, किसी से नमस्ते नहीं करता है, नहाता धोता नहीं है, वो ऑल एट वंस उसने ये करना शुरू कर दिया, एक ही चीज को बार बार करता रहता है। तो ये एक डिसीज है, इसको बाकायदा साइकियाट्रिस्ट डायग्नोज करेंगे और फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। क्या कोई ऐसी नस है हमारे दिमाग की जिसमें कोई दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से भी हम इम्पैक्ट पड़ता है और ऑल ऑफ सडन हम ओसीडी के शिकार हो जाते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा, दिमाग की कोई नस नहीं होती। कुछ जो हमारी थ्योरीज हैं वो कहती हैं कुछ न्यूरो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें लार्जली सेरोटोनिन भी है, 5-HT भी है, इनकी कमी हो जाए तो ऐसा हो सकता है। तो ये थ्योरीज हैं, आफ्टर ऑल जो दवाएं बनाई गई हैं वो इसी हिसाब से बनाई गई हैं कि ये न्यूरो एक्टिव सब्सटेंस है, तो इसको हम डिप्लीट हो गया, शायद कम हो गया है, तो हम ऐसी चीज सप्लाई करें तो पेशेंट में बेहतरी आती है। जी नरेश जी, मैंने जहाँ तक पढ़ा है ओसीडी के बारे में, उसमें ये भी पढ़ा है कि इसमें इंसान बहुत जिद्दी हो जाता है, कई बार वो अकेला रहना पसंद करता है, कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करता है कि एक जिद को पकड़ लिया तो उसको छोड़ना ही नहीं है। यस, ये भी हो सकता है, जिद तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उसको
धुन आ जाती है, उसके दिमाग में धुन होती है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। बिल्कुल वही। तो जैसे कि वो बार बार हाथ धोए जा रहा है, अगर मैंने उसको वो काम करने से रोका तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट और गलत जाएगा। तो कैसे उसको रोके ये सब करने के लिए, क्योंकि वो उसके लिए हार्मफुल भी है, और सेकंड हैंडेड अगर मैं वो काम उसको करने के लिए रोक रही हूँ तो कैसे मैनेज किया जाए उस इंसान को इस स्थिति में? बिल्कुल ठीक पूछा आपने। देखिए, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, इट इज ए डिसीज। खाली परिवार का सदस्य उस पेशेंट को ये कह दे, भाई तेरे तूने हाथ साफ धो तो लिए, तेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, कोई जर्म्स नहीं है, लेकिन वो उसको नहीं मानेगा। दिस इज व्हाट द डिसीज इज। उसके दिमाग से सोच जाती ही नहीं है। उसको परिवार का सदस्य कहे, इसमें कोई शक नहीं है, ओसीडी के इलाज में फैमिली सपोर्ट की जरूरत है, ज्यादा सहानुभूति की जरूरत है। वो एक बीमार है, वो एक सिक माइंड है, हमें उसकी मदद करनी है। अगर हम उसको गुस्से करते रहेंगे या उससे लड़ते रहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। उसको प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट पास लेके जाना, उसके लिए काउंसलिंग करवाना, उसकी बिहेवियरल कॉग्निटिव थेरेपी करवाना, उसको रिक्वायर्ड सेट ऑफ केमिकल उसको थेरेपी देना, यानी उसको फार्माकोथेरेपी। आजकल दवाइयां बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं जिससे हमने हजारों मरीज, ओसीडी के भी कई डिग्रीज होती हैं, माइल्ड डिग्री है, छुटपुट है, इतना सीवियर है कि इंसान उसका जनजीवन उसका बेकार हो गया बिल्कुल। ऐसी कई चीजें हैं। जो माइल्ड ओसीडी है उसको ठीक करना आसान है, जो सीवियर है उसके लिए काफी मेहनत तो मुशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाके पेशेंट ठीक होगा। तो जस्ट कि फैमिली मेंबर ने चाह लिया कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा ना करे, उससे कुछ मदद नहीं मिलती। रादर आपको जो परिवार के सदस्यों को ओसीडी के पेशेंट के प्रति थोड़ी सहानुभूति होनी चाहिए, उसके प्रति सपोर्ट होना चाहिए, उसको प्रॉपर काउंसलिंग और ट्रीटमेंट करवाइए, तब जाके वो ठीक होगा। ठीक है नरेश जी, अगर मैं खुद से ओसीडी की शिकार हूं और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मदद खुद से करूं तो कैसे करूं? बहुत ही अच्छा सवाल है। रादर जो हम पेशेंट का इलाज करते हैं उसमें भी अल्टीमेटली ठीक तो पेशेंट नहीं होना है ना, तो हमें उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको एहसास दिलाना पड़ेगा। उसको एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है जिसका कॉल कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसमें उसी चीज को उसको बार बार बताया जाता है कि तुम ये नहीं, उसको हम एकदम टोकेंगे तो वो ठीक होने की कोशिश नहीं करेगा। उसको हमें बताना पड़ेगा कि ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसा होता है। क्योंकि ये कोई एक दिन की थेरेपी नहीं होती, बकायदा आधे आधे घंटे की, कई बार 2-2, 3-3 महीने हमें बकायदा जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होते हैं वो थेरेपी देते हैं, तब जाके पेशेंट ठीक होना शुरू होता है। जस्ट परिवार वालों ने चाह लिया ये ठीक हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होता। प्लस आपने कहा कि मैं खुद इसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, तो आंसर इज परहैप्स नॉट। अगर मुझे ये एहसास हो जाए कि मैं हाथ फालतू धोता जा रहा हूँ तो मुझे शायद इलाज की जरूरत ही नहीं है। तो पेशेंट का कहना, कुछ पेशेंट रिपोर्ट कर सकते हैं, पर ज्यादातर पेशेंट के फैमिली मेंबर्स ही रिपोर्ट करेंगे कि भाई डॉक्टर साहब ये बार बार हाथ ही धोता रहता है, एक काम बार बार करता रहता है, दरवाजा बार बार चेक करता है कि दरवाजा बंद है कि खुला है, और यही देखता रहता है, इतना अपने काम पे ध्यान नहीं देता, अपनी नौकरी पे ध्यान नहीं देता, औरत है तो अपने दाल रोटी पे ध्यान नहीं देती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें काफी चीज इन्वॉल्व है, फैमिली सपोर्ट भी है, ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, आजकल एक्सरसाइज बहुत अच्छी दवाइयां हैं, कई बार एंजियोलिटिक्स देनी पड़ती हैं, उनका कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। तो तब जाके कई बार हल्का साथ में कोमोबिलिटी डिप्रेशन के साथ में होती है, उसका इलाज करना पड़ता है। इट इज नॉट ए वन डे गेम, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, कपल ऑफ वीक्स और कपल ऑफ मंथ्स, जिससे पहले कि पेशेंट ठीक भी हो जाता है, अपना जो कोई नौकरी वाला है नौकरी करना शुरू कर देगा, जो स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा। बट काफी मेहनत तो मुशक्कत इन्वॉल्व है, इंस्टेंटली ठीक होना पॉसिबल नहीं है। जी देखिए, ये तो मैं जानती हूँ कि ये काफी सीरियस बीमारी है, लेकिन एक क्वेश्चन और है कि क्या जेनेटिक हो सकता है? यूजुअली जेनेटिक का यूजुअली नॉट, बट आपको बता दूं कि अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मेरा बेटा इंग्लिश बोलेगा, मैं गाली दे के बात करता हूँ तो मेरा बेटा गाली दे के बात करेगा। तो जो परिवार का एनवायरनमेंट होता है ना, कई बार अब्यूसिव होता है कि बीमारी को पैदा करता है। एक बच्चा देखता है कि मेरे पिता तो बार बार ये करते रहते हैं, तो वो करेगा, इसको हम कहेंगे एनवायरनमेंट की वजह से यस, घर के माहौल की वजह से यस, बट जेनेटिक मीन्स कि बाप को भी था तो बेटे को जरूर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जी देखिए, क्या कोई एज फैक्टर है कि इस एज से इस एज तक के लोगों में ये केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं? यूजुअली अंडरस्टैंडेबल एज यानी कि 16, 18, 20 से शुरू होगा, वो किसी भी एज तक 50 साल तक हो सकता है। तो इसका कोई नो एज इज एग्जेम्प्ट। ऑब्वियसली
10-15 साल का बच्चा नहीं होगा। जब एक बार एक समझने वाली उम्र शुरू हो जाती है, से आफ्टर टीन्स के बाद, उसके बाद ही हमने केसेस देखे हैं। जी नरेश जी, दवाइयों के अलावा एक्सरसाइज, बाहर घूमना फिरना या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटी है जो ओसीडी से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सकती है, उसके बारे में बता दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि मैंने पहले कहा, परिवार का सपोर्ट तो इज ऑफ ट्रेमेंडस इम्पोर्टेंस। परिवार के मेंबर्स उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। डाइट का बड़ा अच्छा रोल है। पेशेंट खुद नहीं खाता, उसको हमें सपोर्ट करके खिलाना पड़ता है। एक बैलेंस डाइट, उसका बहुत महत्व है। जिसको आपने पूछा फिजिकल एक्टिविटी, यस, जितना उसकी अटेंशन डाइवर्ट होगी, जितना उस चीज से उसका दिमाग हटाया जाएगा, उसको वो खुद नहीं जाएगा। उसको परिवार के दूसरे लोग जिम लेके जाएंगे, पार्क लेके जाएंगे, उससे एक्टिविटी करवाएंगे, उसको एक फिल्म दिखाएंगे, उससे उतना मदद मिलेगी। डेफिनेटली सपोर्टिव ट्रीटमेंट बाय द फैमिली इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। देखिए, कौन सी डाइट है, लाइक हरी सब्जी खाने की, पहले खाने की बात करते हैं कि खाने में कौन सी डाइट है जो हमें ज्यादातर लेनी चाहिए और उस डाइट को लेके काफी हद तक हमें उसमें रिलीफ मिले। उसमें जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, एक बैलेंस्ड प्रॉपर डाइट, होममेड, घर का ताजा, इसमें हरी सब्जियां शामिल हों, दालें शामिल हों, उसमें फल शामिल हों, दूध दही शामिल हों। एगिटेरियन है तो एग मिल सकता है। नॉनवेज के हम खिलाफ नहीं है। इफ समवन इज ए नॉनवेज ईटर, वो आसानी से खा सकता है। टाइमली मील्स, उसके बाद प्रॉपर वॉक की जाए, पेशेंट को रिलैक्सेशन थेरेपी दी जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है रिलैक्सेशन थेरेपी। पेशेंट हमेशा अपने ऐसी सोच में न रहे कि हमेशा मार रहता है, उसको रिलैक्स करवाओ। चाहे उसको कोई म्यूजिक से रिलैक्सेशन मिलता है, उसको कोई फिल्म देखने से रिलैक्सेशन मिलता है, उसको एक्सरसाइज करने से रिलैक्सेशन मिलता है, उसको बातचीत करने से रिलैक्सेशन मिलता है, वो किसी मामी चाची नानी से बात करके खुश होता है। तो ऐसी कोई ना कोई हमें सपोर्टिव एड जरूर देनी चाहिए। देखिए नरेश जी, कहते हैं कि कोविड के बाद जो है ओसीडी के केसेस बहुत तेजी से बढ़े थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोविड के बाद ऐसा हुआ कि हम चीजों को बार बार धो रहे थे, तो मे बी लोगों के दिमाग में वो माइंडसेट हो गया था कि हमें ये काम करना ही करना है और वो उनकी आदत में बन गया। तो क्या आपको लगता है कि किसी चीज की आदत बन गई है तो वो भी ओसीडी में कन्वर्ट हो रही है? देखिए, जो हमारा कोरोना है ना, कोरोना ने पिछले 4 सालों में मानव जाति को बदल डाला है। जी। पहला ये आया तो हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों मोती हुई हैं, हमारे पास के लोग मर गए वगैरह वगैरह, किसी के पिता चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का दादा दादी चला गया, किसी का बहन भाई चला गया। तो उसके लिए ये बहुत बड़ा ट्रॉमा था। इट वॉज ए जो क्रोनिक पेंडेमिक था। हम उस लोगों ने सोच के देखो, पिछले 100 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उस हिसाब से ऐसी जो चीज हमने जीती जागती देखी है, उसने बहुत नुकसान किया है। इट वॉज ए ह्यूज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तो कोई ट्रॉमा होता क्या है, जब कोई ट्रॉमा होता है ना, उससे जो हमारी ओसीडी की चीजें होती है ना, वो सरफेस कर जाती है। पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अब पता नहीं क्या हो गया इसको, बाबा यही करता रहता है। तो मैंने तो उस दौरान लोगों को देखा है, नॉट वंस एंड टूज, उसके होने के बाद भी डॉक्टर साहब ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है, इसका हाथ धोना ही खत्म नहीं हो रहा वगैरह होगा। तो एक तरीके से इस साइकोलॉजिकल इमोशनल ट्रॉमा ने, कोरोना ने, जिससे मुद्दे अलग हुई, दिन रात मीडिया में, टेलीविजन में, अखबारों में रोज यही सोच, इतने वहां मर गए, इतने यहाँ मर गए, इतने यहाँ मर गए, उससे बहुत लोगों को चोट पहुंची है। तभी हम कोरोना से कहते हैं कोरोना ने हमें झंझोड़ दिया है। चाहे लोग कहते हैं कोरोना से हार्ट अटैक्स होते हैं, वो अलग, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अलग, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी 100% है। आपने सीधा सवाल पूछा, क्या कोरोना एक कारण बन सकता था या बना है? माई आंसर इज 101% यस, बना है। मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो ठीक ठाक जिंदगी चला रहे थे, अपना काम धंधा वगैरह करते थे, अब वो डिस्टर्ब भी रहते हैं, धीरे धीरे संभल रहे हैं वो। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम इज ए ह्यूज हीलर, बट इट हैज बीन ए ह्यूज प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑल साइकियाट्रिक एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस। जी देखिए नरेश जी, कोरोना ने तो काफी लोगों को बर्बाद किया, लेकिन जो ओसीडी के केसेस हैं, जैसे हमारी कोई आदत बन जाती है, मैं उस चीज का आदी हूं, जैसे कि कोई नशा, अब आप किसी नशा करने वाले से उस काम को करने के लिए मना करेंगे
तो नेचुरल सी बात है, उसे कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा और वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगा, और हाइपर होने की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा बीपी हाई होगा, जिसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा। ठीक वैसे ही ओसीडी में देखने को मिलता है कि जब आप मरीज को वो काम करने के लिए मना करते हो तो वो जिद्दी हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा बीपी हाई हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, ऑल दीज आर इंटररिलेटेड थिंग्स। एक को दूसरी खराब करती है, दूसरे को तीसरी खराब करती है। आप किसी पेशेंट को मना करके देखो ओसीडी का, वो तुम्हें मारने दाड़ने पे आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका बीपी भी हाई हो सकता है, हमें मीनवाइल उसके ब्लड प्रेशर पे और उसकी एंजाइटी पे चेक करना पड़ेगा। दैट इज वाई ऑल दीज केसेस needed to be handled very carefully, sympathetically, and with all the emotion and passion. ये नहीं कि आप उसको जानवर समझें या उसको गलत समझें, जितना आप उसको ऐसा समझेंगे उतना आप पेशेंट को और ज्यादा हार्म कर रहे हैं। यस, पेशेंट अगर ओवरवेट है, बैठे बैठे खाता रहता है जी, ऑब्सेसिव ईटर बन गया जी, ईटिंग भी एक अपने आप में ऑब्सेसिव है। हाँ जी, पहले तो पतली दुबली लड़की होती थी, अब तो खा के भैंस बन गई है, वो कोई रोकता है तो लड़ने दौड़ती है। तो ये कंडीशन है, बाकायदा जो हम ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एक फिजिशियन भी, एक साइकियाट्रिस्ट भी, एक थेरेपिस्ट भी, ये सब मिल के इलाज करते हैं, प्लस विद द प्रॉपर सपोर्ट ऑफ फैमिली, तब जाके पेशेंट ठीक होता है। जी नरेश जी, क्या ओसीडी से जान भी जा सकती है अगर ये बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच जाए तो? नॉट इनडायरेक्टली बट नॉट डायरेक्टली, क्योंकि जब ओसीडी होगा, कहीं ना कहीं ओसीडी की वजह से हम गुस्सा करेंगे, बहुत सारी और तरह की बीमारियां भी हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डाल सकती है ना। इज दिस पॉसिबल कि ओसीडी के थ्रू ही हम किसी और बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं? ओसीडी कैन नॉट बी ए डायरेक्ट कॉज ऑफ थिंकिंग, लेकिन उसकी जो इनडायरेक्ट एक्टिविटीज का इन्वॉल्व हैं, वो पेशेंट की कोई गलत हरकत है, वो बार बार करता रहता है, जान का खतरा रहता है, तो प्लस उस ओसीडी का पेशेंट बैठा रहा, एक्टिविटी नहीं कर रहा, मोटा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यस इट कैन बी ए कॉज ऑफ डेथ ऑल्सो। जी, कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज कि हम बहुत इजीली उसका इलाज कर पाएं, और कब देखें कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है, और डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हम उसे रोक सकते हैं? सबसे पहला इलाज, उसके प्रति आप सिंपैथेटिक रखिएगा, उसको बेवकूफ मत समझिएगा, उस पर हंसिएगा नहीं। उस पर जितना हंसोगे उतना उसका नुकसान होगा। प्लस जब वो एक ऐसी लिमिट क्रॉस कर जाए कि जब वो समाज के नियमों को बहुत ही अफेक्ट करती है, उसकी डे टू डे लाइफ इफेक्ट होना शुरू हो गया है, दैट इज द टाइम वी मस्ट रश टू डॉक्टर। हमारे देश में लोग साइकियाट्रिस्ट को जाना एक जुर्म समझते हैं, इट इज ए टैबू। विदेशों में ये टैबू नहीं होता, लोग मेंटल डिसीज के लिए हेल्प बहुत जल्दी लेते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये देश देखना पसंद करूंगा, अगर ऐसा कोई है उसको छुपाइएगा नहीं, यानी कि आपके बच्चे को है आप बार बार छुपा रहे हैं, आप उसको छुपाइएगा नहीं, गो टू योर फैमिली डॉक्टर फर्स्ट। वो उसको अगर दिखेगा तो बाकायदा खुद ट्रीटमेंट करेगा या उसको साइकियाट्रिस्ट से रेफर करेगा, लेकिन आप उसके ऊपर बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि उसके समाज में मानहानि होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे, तो ये गलत सोच है। आज की तारीख में विक्टिम ये है कि मेंटल डिसीज पेशेंट्स में हम हिंदुस्तान में कहते हैं सीक अर्ली हेल्प, जल्दी हेल्प लीजिएगा, इससे आप बीमारी को आसानी से कर सकते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। आपने जितनी तमाम बातें बताई हैं वो सब कुछ बहुत ही काम आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम ओसीडी का शिकार होने से खुद को बचा सकते हैं। इसके लिए नरेश जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। आप इन सभी को अपनी जिंदगी में अमल करें ताकि आप ओसीडी के शिकार ना हो पाएं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।